हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे हो। पैरेललोग्राम आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट हो गया सबका। फर्स्ट वाला पार्ट डन। शो दैट ट्रायंगल एपीडी एंड बीक्यूसी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसको अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो पहले मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीक्यूसी। मैंने पूछा भी। हाँ, बोलो। धृति तुम बोलो। हाँ, क्यों लिखा है ये हमने। ऑपोजिट साइड में पैरेललोग्राम या गिवन गिवन में आप लिख दोगे इसको, ठीक है। राइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल CQB 90 ईच। ठीक है, एंड थर्ड। इसके बाद दो चीजें लिखी कॉन्ग्रुएंसी में, थर्ड हम क्या लिखेंगे। AP इक्वल टू CQ क्यों लिखेंगे ये। C किसमें का रेक्टेंगल है, 90 डिग्री एंगल गिवन है। फिर रेक्टेंगल किसने कहा, प्रूव किया आपने उसे। तो दोनों होने चाहिए, किसने कहा कि ये भी 90 है। चारों एंगल्स 90 होने चाहिए। वो तो आ रहे हैं, वो तो 90 वैसे भी आएगा। दिस इज 90, 90 तो ये आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटर रीजन पता है क्या होगा। ठीक है, मैं लूंगी यही पार्ट, बट मैं रीजन क्या लूंगी, दिस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। यहाँ से भी ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ से भी डिस्टेंस है पैरेलल लाइन का, तो डोंट राइट रेक्टेंगल। आई वुड से बेटर वर्जन टू राइट विल बी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। ठीक है ना। कोई टीचर पूछ सकते हैं कैसे रेक्टेंगल प्रूव किया जी। आपने कहा ये पैरेलल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो कैसे रेक्टेंगल हुआ आपका। ये उसको अलग से थोड़ा सा प्रूव कर दो। ठीक है ना। राइट। है रेक्टेंगल ही, बन रेक्टेंगल ही रहा है, तो उसमें आप ये कहोगे कि ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। AP इक्वल टू CQ बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, यहाँ से AB और CD के बीच का डिस्टेंस है ये, या परपेंडिकुलर्स ऑफ द सेम पैरेललोग्राम। समझ में आ गए। परपेंडिकुलर AB और CD इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं वो भी इक्वल होंगे। क्लियर हो गया। सेम परपेंडिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है तो सेम होंगे। तो AD इक्वल टू BC ट्रायंगल APD। अब यहाँ पर ना क्या मैटर करता है कि आपने कौन से रूल के साथ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो कौन सा रूल होगा, RN। बस इतना सा देखना था। PD किसके इक्वल आता है, BQ। CP PD इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तक हमारा हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। 20 डिग्री आएगा क्योंकि हमारा ये एंगल क्या निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सबको क्लियर था ना ये, एक्स की वैल्यू 70 बिकॉज ऑफ 50 लीनियर पेयर। ये 70 आ गया, तो बाय राइट एंगल ट्रायंगल रूल यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री। तो कैन आई से नाउ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ये कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू CDA क्यों होगा। ऐसे कर सकते हो। और क्या होता है, डायगोनल divides the parallelogram into two congruent triangles। रूल ये हमारा थ्योरम नहीं है, प्रूव करना भी आसान है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। सेवन, नहीं 70 बच्चे नहीं आएगा। एक्सीज एंगल कौन सा लगा रहे हो। हाँ, ये हो गया 110, ये 90 हो गया। DAB, हाँ जी, ये 70 हो गया। ये एक्सीज एंगल कैसे बना। नहीं, एक्सीज एंगल का मतलब होता है किसी एक साइड को ऐसे एक्सटेंड, किसी एक साइड को एक्सटेंड, उसके वर्टेक्स से कोई लाइन नहीं है। समझ में आ गया।
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में कंफ्यूजन ये होती है, ठीक है, पर एक्सटीरियर एंगल का मतलब है कि ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करो। तो आप इस एंगल को एक्सटीरियर कह सकते हो क्योंकि ये साइड एक्सटेंड हुई, बट इसको एक्सटीरियर नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर कोई साइड नहीं हुई, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन निकला गया। हैड इट बीन लाइक दिस, हैड इट बीन लाइक दिस, तब कहते हैं यहाँ पर, तब मैं मानती हूँ आपकी बात कि ये एक्सटीरियर। समझ में आ गई? ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे तुम कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे 70 देख लो, यहाँ 110 देखो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना सबको? चलो नेक्स्ट है फैक्टराइज। फैक्टराइज 2 रूट 2, 2 रूट 2 x³ प्लस 3 रूट 3 y³ प्लस √5 × 5 - 3 √6 x²। इसको फैक्टराइज करना है। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, और एक क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू एक्स बाय रेस टू पावर p-1, b की वैल्यू है x इंटू वाई रेस टू पावर q-1, और c की वैल्यू है x इंटू वाई रेस टू पावर r-1, प्रूव दैट a रेस टू पावर q-r, b रेस टू पावर r-p एंड c रेस टू पावर p-q इज इक्वल टू 1। इसके बाद मैं सैम्पल पेपर ही खोलने वाली हूँ कोई। ठीक है, नव्या, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 2 √2³ x³, 3 √3 y³ प्लस √5, साथ में 5 है, फिर -3 √6 xy। तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन डाउट है क्या? अच्छा, बाद में करवा दो। हाँ, कौन सी? a+b होल क्यूब। a+b होल क्यूब का मतलब क्या होता है? a+b इकट्ठा है, ब्रैकेट में है, और एक क्यूब लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा है। कोई दो नंबर्स ब्रैकेट में और इकट्ठा क्यूब लगा हो, वो होता है a+b होल क्यूब। यहाँ पे आप मुझे कहते हैं a³ प्लस b³ तो भी मुझे समझ में आता, क्योंकि मुझे x³ अलग दिख रहा है, y³ अलग दिख रहा है। ठीक है, चलो तुमने a³ प्लस b³ लगाया विथ द फॉर्मूला, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कुछ, है ना? तो क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कुछ आपको लगता है कॉमन हो सकता है? ठीक है, क्यूब के कौन से फॉर्मूला किए हैं अपार्ट फ्रॉम a+b होल क्यूब, a³b³ और कौन सा क्यूब का फॉर्मूला किया हुआ है? a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। तो कुछ उसका लगता है आपको? 3 क्यूब्स हैं। समझ में आया? दिस इज हाउ आई रिकॉग्नाइज। ये क्वेश्चन देखने में मुझे भी एक बार फिर घुमा के क्या क्वेश्चन है ये, बस फिर वही चीज आती है ना कि सिर्फ उसको डिफरेंस को समझो। एक होता है a+b होल क्यूब, तो अगर मुझे यहाँ पर 2 √2 x³ अलग दिया हुआ है, 3 √2 y³ अलग दिया हुआ है ना, तो ये अलग अलग क्यूब है। हाउ कैन यू से दिस इज a+b होल क्यूब? a+b होल क्यूब का मतलब क्या है? ए और बी इकट्ठे होंगे ब्रैकेट में, फिर एक सिंगल क्यूब लगा होगा। यहाँ तो अलग अलग उनके पास क्यूब है अपने। समझ में आ गया? तो इंस्टेड व्हाट आई विल फोकस नाउ हियर इज दिस इज 2 √2 x³ प्लस 3 √3 y³ इस 5 और √5 को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 5 √5 -3 √30 xy। अब देखो क्या हम से फॉर्मूला बना सकते हैं?
ठीक है, बनाओ एंड लेट्स सी। टू रूट टू एक्स क्यूब है, सुभी पता है क्या इसको लिख सकते हैं? रूट टू एक्स का होल क्यूब। शिवेन नेक्स्ट वाले को, रूट थ्री वाई का होल क्यूब। आरुष नेक्स्ट। इस फाइव रूट फाइव को मैं क्या लिखूंगी? -3 इंटू रूट टू एक्स रूट थ्री वाई इंटू रूट फाइव। क्या मुझे ये 3 रूट 30 दे रहा है? समझ में आ गया ये चीज? आप फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें। एक तो फाड़ ले रहा है। सोच सकते हैं? नो, कैन नॉट बी टर्न। एक्सरसाइज है, यस और नो? यस। आपने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई प्लस रूट फाइव। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ वो लिखा करो। इसमें ए स्क्वायर अप्लाई कैसे हुआ? 2x² प्लस 3y² प्लस 5 माइनस ए बी √6xy BC √15 y AC माइनस √10x।
समझ में आया? समझ में आएगा? ये नेक्स्ट वाला करोगे, एक्स टी रेस टू पावर वन, क्या करेंगे इसमें? अब ए की पावर चाहिए क्यू माइनस आर, तो यहाँ से कर दो ए रेस टू पावर क्यू माइनस आर, विच विल बी ए बाय इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स है, बाय पी माइनस वन, तो होल रेस टू पावर क्या हो जाएगा? क्यू माइनस आर। समझ में आ गया? देखो इसको तुम कुछ नहीं कर सकते, हद से हद क्या कर सकते हो, एट द मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज, जो आपका ये x दिया हुआ है ना, a इज इक्वल टू एक्स वाई होल रेस टू पावर p माइनस वन, इसको लिख सकते हो x y रेस टू पावर p y रेस टू पावर माइनस वन। अब उसने जो कहा है कि a की पावर q माइनस आर करनी है, तो यहाँ q माइनस आर पार करो और इस पूरे को भी q माइनस आर पावर दे दी। तो सेपरेटली मैंने x को q माइनस आर दिया, y को p इंटू क्यू माइनस आर दिया, और y एक और था माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर दिया। तो ऐसे ही सभी तीनों टर्म्स को लिख लो, तीनों टर्म्स के जो पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है, वो ऐड होकर सम जीरो देंगे आपको एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं करवाती हूँ। मैंने आपको एक्स प्लस वाई टीचर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्ल्स करवा दिया था ना ये वाला क्वेश्चन। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बॉयज है, दे ऑर्गेनाइज द कैंप ऑन डेट में, तो ऐसा करवाया था ना, है ना, विच ऑफ द करेक्ट आइडेंटिटी है 10 टीचर्स एंड 58 गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज क्या है बताया था ना। ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, इसके जैसा ही पॉलिनोमियल्स का केस स्टडी का और है लास्ट टाइम, बाकी करोगे इस क्वेश्चन को? मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगी, मैं p माइनस वन ही लिखूंगी। ठीक है, तो दिस विल बी क्यू, ए की जगह मैंने लिखा एक्स वाई वाई रेस टू पावर p माइनस वन होल रेस टू पावर q माइनस आर, डी को लिखा एक्स वाई होल रेस टू पावर q माइनस वन रेस टू पावर r माइनस टू, एक्स वाई होल रेस टू पावर r माइनस वन रेस टू पावर p माइनस। यहाँ x की पावर थी q माइनस आर, y की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, x की पावर r माइनस पी वाई रेस टू पावर q माइनस वन r माइनस पी। एक बार देख लो, फिर इसको नोट कर लेना और अपने आप नोट करना, फिर डोंट जस्ट लुक सी एंड कॉपी, वो चीज छोड़ दो, उस चीज को समझा करो। अगर आपने एक स्टेप समझ लिया है तो बाकी के खुद लिखा करो। समझ में आया क्या? जहाँ पे a की पावर q माइनस आर थी, a की वैल्यू आपको ये दी थी, मैंने उससे रिप्लेस कर दिया। फिर मैंने इस एक्सपोनेंट को ब्रेक किया, x की पावर अलग हो गई, y की पावर p माइनस वन ऑलरेडी थी, q माइनस आर उससे मल्टीप्लाई फॉर एवरी टर्म। अब क्या बनता है देखो, x की पावर यहाँ पर, x की पावर यहाँ पर, x की पावर यहाँ, तीनों पावर्स है, ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, सारे कट गए, x की पावर जीरो हो गई। ये शो ही करना है, तो मतलब जो आपके x को एक्सपोनेंट्स है वो सारे कट जाएंगे, ऐसे ही y के ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारा ये, y के यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस अभी आपकी कैलकुलेशन पर है, यहाँ से चार टर्म्स, यहाँ से चार टर्म्स और यहाँ से चार टर्म्स, टोटल गिनकर
हाँ 12 टर्म्स होंगी, आपस में सब कटनी है। देखो पी क्यू, अब देखो इसको हम हमेशा एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पी को मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस क्यू प्लस आर, देन क्यू आर प्लस क्यू आर, यहां से मल्टीप्लाई क्यू आर क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और यहां से पी आर प्लस माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो ये पी क्यू और ये पी क्यू खत्म, पी आर और ये पी आर कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, पी माइनस प्लस में कैंसिल, ये क्यू आर, तो क्यू कैंसिल होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशन। ये साइक्लिक एक्सप्रेशन है, देखो ए की पावर क्या थी, क्यू माइनस आर, यहाँ पे आर माइनस पी साइकिल की फॉर्म में चल रहा है, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। ये साइक्लिक एक्सप्रेशन आपस में से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो सभी टर्म्स एक जैसी बन जाती है। समझ में आ गया? एक्स रेस टू पावर 0, वाई रेस टू पावर 0, द प्रोडक्ट इज 1। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए 3 मार्क्स से, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट केस स्टडी लिखो, लिख लो, इस चीज को कर लो। यहाँ से पिक्चर ही क्लिक करके यहाँ लगा देती हूँ, बेस्ट रहेगा, लिख पाती रहूंगी तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। तुम्हारा सह्योध्या से पेपर आएगा? हाँ, तुम्हारा भी, उसका भी, तुम्हारा भी सह्योध्या से आना है। देख लास्ट ईयर सीरियसली, लास्ट ईयर तो मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर आई एम नॉट वेरी श्योर, लास्ट ईयर कौन था 9th का? हाँ, और राघव भी था, प्रांजल था। हम्म, नहीं ऐसे लास्ट में तो टर्म 1 टर्म 2 थी, इससे पहले से हो गया था वो, इससे पहले था नहीं, उससे कोविड के टाइम पर भी था। दीक्षित का पेपर भी उससे था, सह्योध्या से आएगा। चलो anyhow, लिख लिया सबने? ठीक, तो तुम्हारा पेपर देते, तुम भी कर लेना इस क्वेश्चन पेपर को। 1920 का सह्योध्या था ये, 2021 कोविड था, 21-22 कोविड था, और आपके टाइम कोविड नहीं है। ठीक है, पता क्या हुआ आपको, सिर्फ ड्रॉबैक क्या रहा है, जो प्रैक्टिस आपकी बेसिक्स होनी चाहिए थी फ्रैक्शंस को सॉल्व करना, वो नहीं हुई, उस वजह से यहाँ पर आगे समझने में आपको मुश्किल आती है। पहले केस स्टडी भेजिए, ठीक है, ओपन कर लो। In a test of true false question, 1 mark is awarded for every correct answer. 1/4 is deducted for every wrong answer. That is what the case study says. Let me download this. Ajay knows new answers to some of the questions. Ajay, new answers to some of the questions. Rest of the questions he attempted by guessing. ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसको कुछ आंसर आते थे, कितने क्वेश्चन थे मुझे नहीं पता, उसको कुछ आंसर आते थे, जितने आते थे उसने मार्क कर दिए, जितने नहीं आते उसने गेस मारा, ठीक है, एबीसीडी टॉस या जो भी आप यूज करते हो मेथड गेसिंग का, वो उसने यूज किया है, और उससे आंसर, उसने क्वेश्चन आंसर कर दिए, मतलब उसने सभी क्वेश्चन को आंसर किया है। दैट इज व्हाट द मेन लाइन सेज। So the first question says, दिख रहा है ना सबको ये, if he answered 110 questions, उसने आंसर किया 110 क्वेश्चन, मतलब उसने 110 क्वेश्चन मार्क किया पेपर में, गॉट 80 मार्क्स, लास्ट स्कोर आया उसका 110 मार्क्स का पेपर था, या 110 उसने अटेम्प्ट किया है, तो उसको 80 मार्क्स मिले हैं। एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। Answer to all the questions he attempted by guessing were wrong.
हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली? 1/4 नहीं है नेगेटिव मार्किंग। समझ में आ गया? देखो दो तरह के क्वेश्चन थे, एक तो उसको पता है आंसर सही होगा, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कितने मार्क्स आएंगे तो आप मुझे बताते हो कितने आएंगे, तो आपको तो पता होता है कि इसने सही किया है। ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, बाहर अक्सर लग जाता है कि ये सही है ये गलत है ना, तो ट्रू फॉल्स का या कह लो पता लग जाता है ना हमें। तो उसके कुछ क्वेश्चन सही है, लेट दोस नंबर ऑफ क्वेश्चन की आंसर करेक्टली भी एक्स लिखो। हाँ जी, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन की आंसर करेक्टली भी इक्वल टू एक्स, और जो वो गेस कर रहा है उसको क्या लिख दिया, वाई। ठीक है, गेसिंग की जगह इसको मैं सिर्फ लिखूंगी रॉन्ग आंसर, लेट मी से रॉन्ग आंसर। कुछ सही थे कुछ गलत थे, उसका अटेम्प्ट था x प्लस वाई का, फिर मैं इतने क्वेश्चन करके आया हूँ, उसमें से x सही है y गलत। क्लियर हो गया? अब उसको अगर मार्क्स मिलने तो कैसे मिलेंगे? सही क्वेश्चन कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 +1 -1 +1, तो उसको 1 इंटू एक्स मार्क्स मिल गए। आपकी मम्मा का फोन पकड़ लो, बात कर लो तो जरूरी होता है कभी कभी, फिर क्या होगा, परेशान क्यों हो रहे? करेक्ट होता है 1 इंटू एक्स, रॉन्ग है वाई। अच्छा, रॉन्ग आंसर से कितने मार्क्स कट हो रहे हैं? 1/4, प्लस या माइनस? माइनस। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 10th वाले बच्चे कभी प्लस कर रहे थे, उनका ये बुक का क्वेश्चन है, वो 1/4 प्लस करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? -1/4y। ठीक है, अब उसने कहा है यहाँ पर आ जाओ, तो उसका जो स्कोर होगा वो होगा x माइनस 1/4y। ठीक है, उनका स्कोर होगा x माइनस 1/4y। इतना क्लियर है बच्चे? उसने कितने क्वेश्चन आंसर किए फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली? 110। तो 110 कौन सी क्वेश्चन बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। समझ में आया? और उसके 80 मार्क्स आए हैं, तो 80 मार्क्स कैसे आए होंगे? x माइनस 1/4y इज इक्वल टू 80। जितने गेस किए वो सारे गलत हैं, तो जितने भी इसने 110 किए हैं करेक्ट एक्स थे, सारे आते थे, और जो गेस किए वो रॉन्ग हुए वो वाई हो गए। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। समझ में आ गया? तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करो। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली? x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं 110 माइनस वाई, तो यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन रह गया, इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, अब इसको सॉल्व किया होगा आपने, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, 440 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 320। जिसे हम कहते हैं पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लिया। समझ में आया? इसे कहते हैं पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लिया और 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया। राइट? हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, -5y इज इक्वल टू -120, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 24। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 24, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 24, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 110 माइनस 24 कितना होगा? 86। 86 1 मार्क के हिसाब से इसका 1/4 6 नंबर कट गया, 80 नंबर आ गए उसके। क्लियर हो गया इतना?
अब यही जो आपने क्वेश्चन फॉर्म किया ना वो आगे 3 में करनी है। हर बार वो अपने आपको डिफरेंट सिचुएशन दिया है, इसलिए आंसर 110 क्वेश्चन एंड अटेम्प्टेड एंड गॉट 80 मार्क्स। पहले वाला और सेकंड वाला सेम ही है। हाँ, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, यहाँ पे उसने कहा हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, कितने आंसर करेक्टली थे 86। हाउ मेनी डिड ही गेस 24। How many marks? If the answer to all questions he attempted by guessing were wrong and answered 80 correctly. Total number of questions 110 लेकर ही चलोगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं, है ना। उसने कहा है 110 में से उसने 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए, कितने गलत हो गए, तो मार्क्स निकालो कितने बने होंगे। अब आपका एक पेपर हुआ, 110 क्वेश्चन है, 80 बिल्कुल सही थे आपके क्वेश्चन और 30 गलत हो गए। तो हाउ मच आर द मार्क्स दैट यू विल गेट इन दैट पेपर। सही क्वेश्चन के सही क्वेश्चंस के 1 मार्क्स ईच, 80 सही है तो 80 के +1 मिलने चाहिए, 80 मार्क्स हो गए। फिर हम क्या कहते हैं, अरे यार गलत लिखे होते तो 80 के 80 मार्क्स आते, है ना। लेकिन कितने गलत हो गए 30, उसके कितने कट जाएंगे 1/4, 7.5। तो 80 minus 7.5, बिकॉज ऑफ दीज रॉन्ग आंसर्स यू स्कोर्ड 72.5। मतलब कि एक बार वो कहते हैं कि अगर 30 नंबर वो नहा करके आते, छोड़ आते, तो 80 मार्क्स आते, स्कोर वुड हैव बीन अ बेटर, स्कोर वुड हैव बीन बेटर। तो आप तुक्के नहीं मारते आते कि तुक्के मारे में हम सही हो गया, वो चीज है। समझ में आ गया कि अगर वो तुक्का तुक्का नहीं चला और ओवरऑल अगर आपको लगता है कि गलत हो गया तो आपका स्कोर नेगेटिव में जाता है, पहले से बेकार हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ, दिस पेपर जब आपके एमसीक्यू होंगे ना उससे भी चलेगा, उसमें आपके मार्क्स नहीं कट रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आता है, इधर उधर से नहीं पूछ पा रहे हो, लास्ट के 2 मिनट रह गए, कुछ ना कुछ मार्क करके आ जाओ, जो भी ठीक लगता है। तो उसमें अगर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन या थोड़ा बहुत सोच कर आंसर मार्क करके आए, चांसेस बढ़ जाते हैं, सही हो जाएगा। राइट, चलो। इफ ही आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड by guessing were wrong, then how many questions he answered correctly to score 95 marks? उसने 95 मार्क्स स्कोर करने हैं। then how many questions he answered correctly? total number of questions कितने लेंगे 110। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, x प्लस वाई इज 110, x माइनस y/4 इज इक्वल टू, ठीक हो गया, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये केस स्टडी में भी या वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट फॉर्मल लीनियर इक्वेशन या स्कोर का या मार्क्स का जो भी है, ठीक है। और एक चीज और थी, ये लास्ट ईयर ना केवीएम के उसमें तो आया ही था, दिस केस स्टडी, इसका ना पैराग्राफ व्हाई वुड आई से, कि ये इसी तरह से इसको एक बार पढ़ लो। याद है आपके पॉलिनोमियल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्यूबॉइड की साइड दी होती है, व्हाट कुड द पॉसिबल डायमेंशंस, वॉल्यूम दिया हुआ है ना। ये वैसा ही क्वेश्चन है, बट इट टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये तो दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी इन्वेस्टमेंट जो होगी दे विल कंट्रीब्यूट एज पर देयर वेरिएबल एक्सपेंडिचर। जो उनकी कैपिटल है, मैंने ग्रुप में भी भेज दी आपको ये,
जो इनकी कैपिटल है इट इज next it says two friends Vicky and Anil start a business together. They decide to share their capitals depending upon the variable expenditure. ठीक है, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, क्योंकि आप कॉमर्स के बच्चे नहीं हो इसलिए समझ गया था कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा विद रेफरेंस टू मैच करते हैं। कैपिटल ऑफ टू पार्टनर्स, तो यहाँ पर उसने कहा है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो वेरिएबल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली होगा। तो जो कैपिटल बताई हुई है एक्सपेंडिचर का ही कुछ दिया हुआ, मतलब दे आर यूजिंग इट इन द सेम सेंस। ठीक है, पहली बात तो जो है समझेंगे इससे। Capital of two partners together is given by the polynomial 6x square plus 11x minus 35। कौन सा polynomial है ये? क्वाड्रेटिक। कितनी टर्म्स है? तो अगर इसको क्या करना हो सकता है? फैक्टराइज। तो हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। समझ में आ गया? ये इस क्वेश्चन को देखकर मुझे लगा व्हेन आई रीड दिस क्वेश्चन कि शायद फैक्टराइजेशन पे कुछ हो, which is product of their individual share factors. Now, on the basis of the following information, answer the questions that follow. Total expenditure of Vicky and Anil when x equals to 10. 6x square plus 11x minus 35। ये हमारा दोनों का कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड एक्सपेंडिचर है। बस इतनी सी कंफ्यूजन आई थी जब बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि मैम यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो उसने कहा है कि दे डिसाइडेड टू शेयर देयर कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल एक्सपेंडिचर एंड हेंस दे आर यूजिंग इट इन द इंटरचेंज सेंस। तो बात वही है, तुम्हारे पास है ही यही चीज। करना क्या है आप बताओ? एक्स की वैल्यू 10 पुट करनी है, खत्म। तो ये आपका पी ऑफ एक्स है, इसमें पी ऑफ 10 निकाल के बताना है क्या वैल्यू है। समझ में आ गया? सिक्स 75 ठीक है। शेयर्स ऑफ विक्की एंड अनिल इंडिविजुअली आर, तो क्या करना है? फैक्टराइज। प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है ना? इसके ऑप्शन अगर दिए होते हैं ना आपको, फिर भी आप ये क्वेश्चन करने आपको आसान रहते हैं, क्योंकि अब हमारे केस स्टडी ऑप्शन के साथ नहीं आएगी। तो इसको फैक्टराइज करो। 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 35। फैक्टर्स क्या बनेंगे? बहुत इजी वाले फैक्टर्स हैं, 21 एंड 10, कोई हमने लंबा घूमना भी नहीं पड़ा। प्लस 21x माइनस 10x माइनस 35, कॉमन यहाँ से आया 3x x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 7, और यहाँ से -5 लेंगे 2x प्लस 7। ठीक है, तो इंडिविजुअल कौन सा किसका है वो हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के कोई एक वैल्यू होगी, रिस्पेक्टिवली लिखेंगे 3x माइनस 5 2x प्लस 7। समझ में आ गया? द वैल्यू ऑफ x व्हेन देयर शेयर्स आर इक्वल, तो क्या करना चाहिए इसमें? क्या x की वैल्यू होगी व्हेन देयर शेयर्स आर इक्वल? करना क्या है? उनके शेयर्स इक्वल करने हैं। शेयर्स क्या है उनके? इंडिविजुअल शेयर्स क्या है? 3x माइनस 5 2x प्लस 7। वो कहते हैं शेयर्स इक्वल है तो x की वैल्यू निकालो। तो क्या करना है? ये सिंपल सी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है बस। ये इसको सॉल्व करना ही
मतलब सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बस ये समझना ही इसको मुश्किल था। 12, हाँ, x इक्वल्स टू 12, ठीक है। द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स, सम करना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स क्या थे उनके, 3x माइनस 5, 2x प्लस 7, 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 7 को हमें क्या करना है, ऐड, तो 5x प्लस 2, बस, ठीक है। वैल्यू नहीं कुछ करनी इसमें, यही लिखना है आपको। अब वो नहीं दिए जाएंगे, ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, तो आपको पता लगना नहीं चाहिए कि ये 5x प्लस 2 लिखना है 62 लिखना है, 10 नहीं पुट करना, किसने कहा 10 पुट करो। समझ में आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इज, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -11 प्लस 11 प्लस 11, समझ में आ गया। हाँ जी, अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया तुम्हें कुछ, आ गया पक्का, देख ले। हाँ, हाँ बोर्ड पर नेक्स्ट यही करेगा। ये शायद पता नहीं आपको करवाया है कि नहीं, पर बुक जैसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। उसने लिखा है अ, एक टेंट इरेक्ट हुआ है जिसकी हाइट है 3 मीटर और डायामीटर है 8 मीटर्स, और जिस मटेरियल से टारपोलिन से वो बना है उसकी विड्थ दी हुई है, विड्थ ऑफ टारपोलिन दी हुई है 250 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई को आपने लेना है 3.14, समझ में आएगा क्वेश्चन। एक टेंट बना रहे हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, इरेक्टेड अ टेंट एज शोन इन द फिगर, टेंट बनाया हुआ है, रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट मार्की हुई है, कोन इज 3 मीटर, उसकी हाइट इज 3 मीटर, डायमीटर इज 8, width of the tarpaulin is 250 centimeter, which is cloth for use for making the tent, tarpaulin के साथ उसने लिखा हुआ है cloth which is used for making the tent, और answer the following questions, pi को लिखना है 3.14, first question है what is the slant height of the tent, स्लैंट हाइट ऑफ टेंट निकालनी आसान थी क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें बस आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है कि 9 प्लस 16 दिखाओ नहीं दिखाओ, आपको समझ में आ रहा है, आप लिखोगे 5 और आगे क्या लिखोगे, मीटर, समझ में आ गया। हाउ मच टारपोलिन इज यूज फॉर मेकिंग दिस टेंट, चलो ये क्वेश्चन करो, हाउ मच tarpaulin is used for making this tent, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है इसलिए होगा कि करना क्या है, कोई कुछ करके आएगा कोई कुछ, हाँ जी बता सूरज, हाँ आदित्य तुम्हारा क्वेश्चन है अब ये, लेंथ ऑफ टारपोलिन हो गया ये वाला, हुआ, लेंथ कैसे निकल गई, मैं तो हाउ मच टारपोलिन का है तो उसमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इतना टारपोलिन यूज हुआ, सीएस से निकालेंगे, पाई आर एल, ठीक है। तो 3.14, रेडियस इज 4, प्लांट हाइट इज 5, 62.8, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टारपोलिन, लेंथ हमें नहीं पता लेकिन ब्रेड्थ कितनी है, कन्वर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे स्क्वायर मीटर में है तो आई विल राइट इट एज 2.5 और यहाँ आ जाएगा 62.8, लेंथ इज इक्वल टू 628 बाय 2.5 है और यहाँ पे 628 है तो कट जाएगा, ये 628 बाय 25 आएगा,
क्या होगा आंसर इसका? 25.112। ठीक है सर, 12 है, 12 होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 25.12 मीटर। क्लियर हो गया सबको ये आता है ना सबको? हाँ। हाँ, तो विड्थ क्या होती है बच्चे कपड़े की? हाँ। तो रोल नहीं आता कपड़े का? क्या कर रहे हो? आपका फॉइल पेपर का रोल होता है तो क्या होता है? इसको आप कहते हैं ना 100 मीटर्स की लेंथ है। फॉइल पेपर का रोल क्या होता है ना? अगर आप बाजार में आज भी बाहर क्लॉथ हाउस से जाकर देख के आना, रोल उनका पूरा पड़ा होता है, तो आप उसमें से विड्थ फिक्स होती है, तो विड्थ 250 सेंटीमीटर फिक्स है। लेंथ के अकॉर्डिंगली आप कपड़ा लेके आओ, तो 2 मीटर कपड़ा लेके आओ, 4 मीटर कपड़ा लेके आओ। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल यूसेज। समझ में आ गया? तो लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, लिख सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टैर्पोलिन यूज्ड? ये वाला क्वेश्चन करना। इफ इट इज एज्यूम्ड दैट 10% 10% extra material is required for stitching margins and wastage in cutting, मतलब वो स्टिचिंग, मार्जिन, वेस्टेज, कटिंग्स की सारी 10% एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन एंड वेस्टेजेस। ठीक है। कहते कितनी अब लेंथ होनी चाहिए, आपको बता दिया कि नहीं जी, दो कपड़ा लेकर आओगे उसमें इतना तो वेस्ट जाएगा, वो 10% है। तो अब आप कितना कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा लेकर आओ? क्लियर हो गया? हाँ, ये आंसर निकालना। आपका कर्व सरफेस एरिया कितना निकला हुआ था? 62.8। और आपकी जो विड्थ थी वो थी 250 सेंटीमीटर। चलो। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? 10% एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो कितना कपड़ा तो कोन में लग जाएगा या टेंट पे लग जाएगा? 62.8। 10% और चाहिए, तो क्या करेंगे आप इसमें? प्लस 10% ऐड कर दिया, 62.8, और इसमें कितना ऐड हो जाएगा? 6.28। समझ में आ गया? अब आपका हो जाएगा 69.08 सबको कपड़ा चाहिए स्क्वायर मीटर का, टू मेक दैट 10। 69.08, राइट? अब ब्रेथ कितनी है? अब नया लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? एरिया विल बी 69.08, जिसमें लेंथ हमें नहीं पता लेकिन ब्रेथ है 2.5 मीटर। अब इसमें इंक्रीज इन लेंथ भी पूछ सकते हैं, न्यू लेंथ पूछे तो वही हमारा आंसर है। ठीक है।
हो गया बच्चे? क्या आंसर आएगा? अभी आपका हो जाएगा 6908 25, नीचे 10 और नीचे 100 आ जाएगा। अब 6908 को आप 250 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? 25 से जाएगा 6250, 8 5, 8 में से 5 गया 6, यही आ रहा है कि नहीं? करो सॉल्व। 27 आएगा। देखो कैलकुलेशन कुछ भी करो, आप कहते हैं हाँ ठीक है। सॉल्व करो, कैलकुलेशन डिवाइड ही करना है उसको। अगर इसे राउंड ऑफ करना हो टू द नियरेस्ट मीटर तो क्या होगा? राउंड ऑफ द नियरेस्ट मीटर 28। समझ में आ गया ना? बिकॉज 0.6 क्या है इन एनी केस, जब भी आपको कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा ही लग रहा है तो राउंड ऑफ करके हायर नंबर पे ही जाओगे। वेट तो उतनी रहेगी ना बच्चे, लेंथ में इंक्रीज आएगा, वेट तो आपकी बढ़ नहीं सकती। पर करने को आप नहीं कर सकते ना, फंडामेंटली वो गलत हो जाता है। ठीक है, तुमने वेट को बढ़ा दिया और वेट से डिवाइड कर दिया, तुमने इसको 275 से डिवाइड कर दिया, बेसिकली 6 अपने वाले नंबर को। हाँ तो 275 हो गया, फिर उसके बाद विथ में 250 ऐड करोगे, 25, 10% तो 275 ही होगा। हाँ, क्या किया है आपने? इसमें भी आंसर सही आ रहा है, फिर 7.6 थी। जो बात तो सेम है, 250 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाँ तो वो भी आई कैन, मैं दूंगी, बाकी सारे टीचर्स पर डिपेंड करता है, ये दिखाया ना, ठीक है ना? ये तो पता क्या है, तुमने किया कुछ नहीं है, तुमने यहाँ पे लेंथ जो पहले निकाली थी, आपकी पहले लेंथ क्या आई, तुम्हारा पहले नंबर क्या था? नहीं नहीं, 670। अब हुआ क्या है, वो सिर्फ प्योरली मैथ्स है। 628 था ना, तो तुमने कहा 628, ये लिखा, इज इक्वल टू, यहाँ से 110 जो आपकी लेंथ आई थी पहले वाली, विच इज 25.12। अब तुमने इसका 10% निकाला तो आया 2.512। हाँ ये प्योरली मैथ्स है, अब टीचर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो नहीं पता। ठीक है, हाँ ये प्योरली मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने इसको ना बढ़ाकर आपने जो आंसर आया उसका 10% ले लिया। इट इज अगेन फाइन, शो करने के बाद कैलकुलेशन ऐसे कर। ठीक है, ये दिखा देना, फिर भी आई विल से कि ये चीज दिखा दो, स्टेप मार्किंग होती है ना इसलिए। चलो नेक्स्ट लिखो, एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, any solution of linear equation 2x plus 0y plus 9 equal to 0 in two variables is of the form। एक ना मुझे अब सबकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, अगर आज लेके आओगे ठीक है, वरना कल मैं यही व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगी। हाँ बताओ। हाँ क्या इसमें? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में, हाँ मैं क्लिक ही कर लेते हैं, लेकर आने वाले वो नहीं सब।
है ना? हाँ, ला देना मुझे। हाँ, मुझे पता था ये सब करना है। या तो आप मेल भी कर सकते हो, बस अच्छा है, ऐसी आएगी प्रोग्राम। ले देना थोड़ा सा के पास। हाँ जी, अच्छे। आरुष, आरुष, ऐसे मैंने क्लिक करने में हंसने। ला देना मुझे, मैंने कौन सा कहा है? यहाँ पे मैं कौन सा फोटोग्राफ प्रिजर्व करके रखने वाली हूँ अपने पास। हाँ, वो हो जाएगा, तो चिंता ना करो, बस क्रॉप करना ये नहीं करना, सब हो जाएगा। हाँ, यू कैन गिव मी योर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ। स्टॉप इट, बहुत हो गया बस। चलो इसका आंसर बताओ। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 0y plus 9 equal to 0 in two variables is of the form। ऑप्शन ए सबको क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है 1 मार्क में, ठीक है ना? इसमें हमने क्या किया है कि x तो हमेशा -9/2 रहेगा, y की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर, वैल्यू ऑफ y कैन बी एनी रियल नंबर। अब ऐसे ये क्वेश्चन करना है, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 13 minus a root 10 is equal to root 8 plus root 5, find value of 8। और एक है x minus 1/x is equal to 15/4, find the value of x plus 1/x। I have to get me इस बात होता है। Leave it, can we get, you can get me a passport size photograph tomorrow। हंसो मत, मैंने वही लगा देनी, मैंने पासपोर्ट साइज ले रही नहीं फिर आपकी, जो मेरे पास आई है मैंने वही चिपका देनी है। कायशा, इकट्ठी ले लो, चलो। Trisha, I need yours। बिस्मी तेरी भी चाहिए होगी। हाँ जी, चलो बताओ अब। फर्स्ट का आंसर कैसे निकालोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में एक ही वैल्यू निकालनी है ना, हाँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स में कर सकते हो, पर आपने सिर्फ राइट हैंड साइड को स्क्वायर करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में सच में आ सकता है, चाहे होता कुछ नहीं कि आपने इसी को स्क्वायर रूट करके, अदर वे अराउंड होता है, बट इसको सॉल्व आपको ऐसे करना होगा, इस वाली टर्म को स्क्वायर कर दो, है ना? तो अब ये हो जाएगा √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर। हाँ जी आदित्य, अब तुम बताओ ये √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला लगेगा? हाँ, वो क्या होता है प्लस बी होल स्क्वायर? हाँ, और वो इसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे लगेगा? लिख लिख, हाँ लिख, बाकी सब भी लिखो। मंडे को ना आपका टेस्ट होगा, ठीक है? कोई चैप्टर स्पेसिफिकली लेना है कि फुल सिलेबस ले दो, या सिर्फ अकेली ज्योमेट्री? सिर्फ ज्योमेट्री के 4 चैप्टर्स है ना, लाइंस एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। करना तो है ये, हाँ, ठीक है। मंडे, मंडे को ओनली ज्योमेट्री, एमसीक्यू, इनर्शन रीजनिंग, केस स्टडी और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस है वो सब होंगे, ठीक है? टाइम मैं बता दूंगी, अराउंड 12 ही होगा। साइंस क्लास है कल, कितने बजे? तो उसके बाद ही होगी फिर आपकी। अच्छा, √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर करना है तो क्या होगा? हाँ जी बोला। हाँ, अब जब भी मैं आपसे पूछती हूँ ना √8 प्लस √5 में फॉर्मूला क्या होगा, तो प्लीज मुझे ये मत कहना a प्लस बी होल स्क्वायर,
अच्छा ये बोल दिया तो उसके बाद में पूछा ना क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये सब क्या ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद मुझे आंसर ये चाहिए कि मैम इट विल बी रूट 8 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर। अपने एक जो ग्रिप, वो एक रास्ता है ना, एक स्टेप है, उसे क्रॉस करो कि डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो। दिस विल बी रूट 8 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 8 इंटू रूट 5। तो इट विल बी 8 प्लस 5 प्लस 2 रूट 40। 2 रूट 40 को क्या लिखोगे, प्लस 4 रूट 10। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। यहां से ए की वैल्यू विल बी -4। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, आपका एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x minus 1/x is 15/4. Find the value of x plus 1/x. क्या करते हैं इसमें, किसको स्क्वायर करेंगे, x minus 1/x, squaring both sides. x minus 1 का होल स्क्वायर, जब इस फॉर्मूला को ओपन करते हो तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 225/4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 216। 225 प्लस 225/16 प्लस 2। ठीक है, तो 225 प्लस 32/16, 257/16। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई। आपको चाहिए x प्लस 1/x, तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है, 257/16। इसमें 2 ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा ये, 289/16। तो x प्लस 1/x विल बी इक्वल टू, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चलोगे इतना, तो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसर्शन लिखा है 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1.414 इज इक्वल टू 3.586 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और रीजन लिखता है द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। हाँ जी, क्या आंसर मार्क करोगे इसमें, वाई इज क्वेश्चन फॉल्स। उसने अगर सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि 5 माइनस रूट 2 इज इरेशनल, और फिर ये रीजन दिया होता, तब क्या आंसर होता, ए पार्ट।
समझ में आ गया? सिर्फ उसने इस चीज में √2 की वैल्यू पुट कर दी 1.414 माइनस करके 3.586। व्हाई इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर? क्योंकि p बाय क्यू फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया? Why is pi irrational? Because it is non-terminating and non-repeating. तो जब भी कहा जाए कि irrational है या नहीं है, वो इसी बेसिस पर डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If y plus 7 is an equation of x axis, y axis, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, बी में लिखा हुआ है वाई एक्सिस, सी में लिखा है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और डी लिखा है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ जी, कैसे डिसाइड करते हैं हम इसको? y प्लस 7 की इक्वेशन है अगर ये, तो हम कहाँ इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में? इक्वेशन बनाएंगे ना, y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख दो इसको। ठीक है, y इक्वल टू -7, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आई विल शो इट एज y इक्वल टू -7। तो लाइन ऐसे जाएगी, तो इट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो। x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, xy इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। 22 by 7 is an approximate value of pi which we use for calculations. It is not an exact value of pi. There are many approximations which we use. 22 by 7 is the most convenient one जो आपकी स्टेज पे करते हैं। pi otherwise is exact. ठीक है, और बोलो। द फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था जब मैथ्स का वाइवा या जब भी हुआ था, आई रिमेम्बर क्लास में कहा था तो पाई क्या है, हमने कहा इरेशनल, कुछ पढ़कर आए थे। तो ये रीजनिंग स्किल्स होते हैं कि व्हाई देन व्हाई वी से पाई इज 22 by 7, व्हाई। तो हम सब चुप हो गए थे। ठीक है, तब सर ने समझाया था कि पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बिकॉज पाई इज अ वेरी वाइडली यूज नंबर। कांस्टेंट इतना सर्कल्स में वाइडली यूज है कॉन्सेप्ट में, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्किप इट टुगेदर कि हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। उसको कन्वीनियंस से के लिए हमने बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन की है। एक मैंने और लिखी थी 113 के साथ। ठीक है, कहीं पढ़ा था कि एक 113 के साथ उसकी एक अप्रोक्सीमेशन और है जिसमें डिनोमिनेटर 113 है। आई डोंट रिमेंबर इट एज सच, नंबर याद नहीं है मुझे अब। तो 22 by 7 थोड़ा वाइडली यूज है जो आपकी स्टेज में करते हैं। एडवांस लेवल में जाओगे तो पाई की और भी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो कभी कभी होता है ना कि हमने और एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर बना लिया है और एग्जैक्ट वेदर मेजरमेंट्स हो गई है, प्रिडिक्शंस हो गई है, तो वो इसीलिए है कि हम पाई को और अच्छे से अप्रोक्सीमेट करते जा रहे हैं। समझ में आ गया? उसको और एग्जैक्ट 22 by 7 approximate value, it's a approximate value correct up to 2 decimal places। ये 2 जाता है इसके बाद, और जबकि पाई होता है 3.141। इसके बाद मुझे मत पूछना, मैंने नहीं याद किया होगा। नहीं, वो तो मुझे याद है, पाई की नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है या 6, मुझे ऐसा याद नहीं है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर हाँ वो 1 है, वहां पे 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस। जितनी आगे तक आप उसको अप्रोक्सीमेट करते रहोगे, आगे आगे एग्जैक्ट प्लेसेस पर, आपका कैलकुलेशन उतना अच्छा होता रहेगा। ठीक है, कभी कभी देखा होगा किसी घड़ी को सेट करते हैं, जैसे पहले वो वॉल क्लॉक होती है ना, आपने एग्जैक्ट सेट किया अपनी घड़ी के साथ, राइट, आफ्टर सम डेज वो घड़ी आगे हो जाती है, 5 मिनट्स गेन करती है, वो घड़ी पीछे हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर का सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा है कि वो फास्ट बनी है, या जो उसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए हमें उसके आगे उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं चल रही। ठीक है, और वो भी क्या होता है, दैट्स अनदर सिस्टम ऑल टुगेदर। हाँ जी, जितना हम उस एरर को कम करते रहते हैं उतना हमारा घड़ी या जो जो भी हमारा टाइम स्पैन है। अर्लियर इट वाज अ फैक्ट, वेदर रिपोर्ट इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। आज लिखा होता है बारिश होती है तो 90% चांसेस में बारिश हो जाती है। पहले कहते थे बारिश होगी पर नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज अ फैक्ट। हम जो सैटेलाइट भेजते हैं, कुछ भी अप्रोक्सीमेशन होती है,
तो उससे हमारी प्रोडिक्शन जो है वो थोड़ी एक्यूरेट हो जाती है। चलो 7 + 4√3 एक्स वाई इज इक्वल टू 1, 1/x² + 1/y²। देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, y क्या हो जाएगा आपका 1/x, ठीक हो गया, या 1/y किसके इक्वल है x। तो यहाँ पर जो ये 1/y² लिखा हुआ है तो उसको मैं क्या लिख लूंगी x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x²। समझ में आ गया। x की वैल्यू तो आपके पास है 7 + 4√3, 1/x कितना हो जाएगा, इसको हमें क्या करना है अब, ये दिखाना जरूर है रैशनलाइजेशन, और समझ में आ गया कि 49 और 48 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 7 - 4√3। ठीक है, या तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो स्क्वायर करके, या फिर a+b² का फॉर्मूला लगाओ। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, फिर a+b² लगा दिया। ठीक है, या तो आप यहाँ पर पुट कर दो, दिस इज 7 - 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 4√3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा दिया a-b² a+b²। वो क्या लगेगा 49 + 48 - 56√3। समझ में आया। ठीक है, जो मैं चाहती हूँ कि आप, अगर मैं पूछूं a-b² लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 49 + 48 + 56√3, ये कैंसिल हो गया। दिस इज वन वे। हाँ जी, लिखो इसको साथ साथ। या फिर मैं क्या करूंगी कि मुझे पता है x² + 1/x² निकालना है, तो इंस्टेड व्हाट आई डू इज, क्या करते हैं हम, x + 1/x क्या हो जाएगा 7 + 4√3 + 7 - 4√3, ये कैंसिल हो गया। तो x + 1/x इज इक्वल टू 49। नाउ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, 14 सॉरी। ठीक है, नाउ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, और उसमें से -2 हो जाएगा 194। क्लियर हो गया आंसर। चलो जाओ।